अच्छा, तो सुने, कल का रिजल्ट ये था कि एक कंटेनर था, उस कंटेनर में फ्लूइड था और यहां से एक होल फ्लूइड के रिलीज होने के लिए, निकलने के लिए दिया था। यहां तक फ्लूइड कॉलम की, यानी इस होल से ऊपर जितना फ्लूइड ऊंचा है उसको फ्लूइड कॉलम कहेंगे। ये फ्लूइड कॉलम है जो इस होल से, बातें नहीं करो अभी, ये फ्लूइड कॉलम है। ये इस होल से ऊपर ये फ्लूइड कॉलम की हाइट है ना। कल कहां तक पहुंचे थे? देखो कि यहां से फ्लूइड के निकलने की जो रफ्तार है, फ्लूइड के निकलने की जो रफ्तार है वो √2 multiplied by g multiplied by height of column, height of fluid above hole। इस होल से ऊपर फ्लूइड की जो कॉलम है उसकी हाइट, राइट। इस पे बड़ी क्रिटिकल क्वेश्चनिंग इस पे हो सकती है। मिसाल के तौर पर देखो कि फ्लूइड की वेलोसिटी का टोटल ताल्लुक हाइट से है। मिसाल के तौर पर पूछा जाए कि इस तरह के एक और कंटेनर में, इस तरह का मतलब वही हाइट है, और कंटेनर में अगर तेल रखा जाए तो वो किस रफ्तार से निकलेगा? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो पानी और तेल के लिए अलग अलग हो, लिहाजा दोनों की रफ्तार सेम हो, राइट। अच्छा, वक्त गुजरने के साथ साथ फ्लूइड की रफ्तार कम होती है। वजह क्या है? क्योंकि जब फ्लूइड रिलीज होगा तो हाइट कॉलम की जो हाइट है वो कम होती जाएगी, रफ्तार कम होती जाएगी, राइट। अच्छा, इसमें फ्लूइड आता ज्यादा है, निकलता कम है मसलन, तो धीरे धीरे हाइट बढ़ेगी। फ्लूइड की हाइट और बढ़े तो ये ट्रेजेक्ट्री, हाइट कम हो तो ए से बी, बी से सी। अगर किसी वजह से अंदर फ्लूइड जा रहा और हाइट बढ़े तो सी से बी, बी से ए, ये ट्रेजेक्ट्री होगी, राइट। अच्छा, अब जरा देखें कि ये रफ्तार फ्लूइड के निकलने की रफ्तार हमने किस इक्वेशन से हासिल की थी? बर्नौली से हासिल की। जो टॉर्सली ने एक अजीब व गरीब से तरीके से ये जो वेलोसिटी है, निकलने की वेलोसिटी, उसको प्रिडिक्ट किया है। टॉर्सली ये कहता है, क्योंकि उस मिसाल इस तरह ले ले, उसको बर्नौली का पता ही नहीं है। ये सारा काम हमने किससे निकाला है? बर्नौली से निकाला है। अब टॉर्सली ये कहता है कि यार जितना फ्लूइड का कॉलम है, इतने हाइट से एक ऑब्जेक्ट को गिराओ, यहां आकर वो जितनी वेलोसिटी गेन करता है, इतने ही रफ्तार से यहां से फ्लूइड निकलता है। देखो, वो बिल्कुल डिफरेंटली बात कर लेता है कि इतनी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराओ, जितने फ्लूइड का कॉलम है, इतने हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराओ, तो वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां आकर जो वेलोसिटी गेन करेगा, इतनी ही रफ्तार से यहां से क्या निकलेगा? फ्लूइड निकलेगा। ये टॉर्सली का थ्योरम है। अब चेक कर लेते हैं कि यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, गिराकर चेक करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की रफ्तार यहां आकर ना कितनी होती है।
अगर इतनी रफ्तार होती है तो उसकी बात सही है, अगर उस ऑब्जेक्ट की रफ्तार इतनी नहीं होती है तो उसकी बात सही नहीं है। यहां पर मैं स्टेटमेंट आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ देता हूं। स्टेटमेंट उसकी एक्सप्लेनेशन में कर लेता हूं। टॉर्सली में बाहर से इतनी रफ्तार से ऑब्जेक्ट को गिराना है ना, इतने ऑब्जेक्ट को गिराना है। मसलन सुने, नहीं लिखें आप, टाइम में आप लोगों को दूंगा। लेट एन ऑब्जेक्ट falls freely from height equal to कितनी हाइट से? h, that is h क्या है? हाइट height of fluid column above orifice या होल ना। अच्छा देखो, if it reaches, अगर वो ऑब्जेक्ट, सुने नहीं ग्रोन में नहीं, अगर वो ऑब्जेक्ट यहां से किसके पास आता है? orifice, वो होल। if the object reaches orifice, then its velocity becomes vf। अब चेक करते कि ये vf कितनी आती है ना। हियर जब ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है तो इनिशियल रफ्तार कितनी लेंगे? जीरो लेंगे। एक्सेलरेशन प्लस जी लेंगे या माइनस जी? नीचे आता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, प्लस जी। डिस्टेंस ऊपर से नीचे की तरफ h। अब आपको पता है कि वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। वी एफ मुझे चाहिए, मैं कैलकुलेट करके देखूंगा कि इतनी वेलोसिटी आती है या नहीं आती है। तो वी एफ मुझे चाहिए, माइनस वी आई क्या है? जीरो है, तो ये क्रम तो खत्म हो गया। इज इक्वल टू 2g h, रूट लगाओ। तो बाहर से गिराने पर किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार इतनी ही होगी जिस रफ्तार से यहां से फ्लूइड निकलता है। लिहाजा जो टॉर्सली का जो स्टेटमेंट है जिसके मुताबिक वेलोसिटी इतनी आती है ना, वेलोसिटी इतनी आती है, वही स्टेटमेंट हमने पहले ही वेरीफाई किया है। किस थ्योरम के जरिए? बर्नौलीज के जरिए। तो इसका मतलब है, सुनो, बर्नौली इक्वेशन से हम टॉर्सली की जो इक्वेशन है या वो थ्योरम है वो भी लेकर आ सकते हैं। हालांकि इस टॉर्सली ने अलग तरीके से रिजल्ट लाया था, समझाने के लिए इस तरह कहा है कि यार अंदर के मामला जो भी हो उस पे ना पड़ो, यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट को गिराकर जो रफ्तार ऑब्जेक्ट हासिल करता है इस रफ्तार से क्या निकलता है? फ्लूइड निकलता है। समझाने के लिए ये कहा है, बाकी तो उसने पूरी की पूरी फ्लूइड की कैलकुलेशंस की हैं। ऐसा रिजल्ट देना कोई इस तरह का इतना आसान काम नहीं है। आम लोगों को समझाने के लिए बात सिंपली इस तरह की है। अब हम कौन सा थ्योरम, टॉर्सली वाला थ्योरम किससे लेकर आए हैं? हम लोग कल किससे लेकर आए हैं? बर्नौलीज से। तो कल का लिए मैं एक और, ये देखो, ये टॉर्सलीज थ्योरम है। अब एक क्वेश्चन इस तरह का है, एक क्वेश्चन इस तरह का है कि ऑब्टेन टॉर्सलीज, क्या? टॉर्सलीज थ्योरम, ये है ना, फ्रॉम किससे? बर्नौलीज इक्वेशन से। ये क्वेश्चन बड़े डिटेल का होगा। ऑब्टेन टॉर्सलीज थ्योरम फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन।
बर्नौलीज इक्वेशन से टॉर्सलीज थ्योरम लेके आओ। ये तो टॉर्सलीज थ्योरम का स्टेटमेंट आप दे दोगे कि ये टॉर्सलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये क्या है? इक्वेशन है, एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। और फौरन शुरू किससे करोगे? बर्नौली से शुरू करोगे और यहाँ तक पहुंचोगे, कहोगे कि यही तो किसका स्टेटमेंट है? टॉर्सली का स्टेटमेंट है। ये आपका होमवर्क है। अच्छा, तो जरा ये स्टेटमेंट किताब में देखो, जरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? टॉर्सलीज थ्योरम का स्टेटमेंट किताब से देखो। यानी किसी ओरिफिस से फ्लूइड उसी रफ्तार से निकलेगा जो रफ्तार इतनी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराने पर हासिल होती है। देखो इधर, अगर कोई फ्लूइड हो और एक ओरिफिस हो, वहां से निकलने की रफ्तार इतनी ही होगी जितनी रफ्तार एक ऑब्जेक्ट को इतनी हाइट से गिराने पर ऑब्जेक्ट हासिल कर लेता हो। ये स्टेटमेंट देखो जरा, लिखने का कोई स्टेटमेंट किताब में है, बस आप लिख सकते हैं तो आप लोग लिख लें। हाँ, लिखोगे ना? है ये आपके लिए स्टेटमेंट, आपका होमवर्क है। अच्छा, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या, बस एक कल वाला काम दोबारा से करना है। यानी इसको स्टार्ट किससे करोगे? स्टार्ट किससे करोगे? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज, सॉरी, अकॉर्डिंग टू टॉर्सलीज थ्योरम, द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू, ये है ना, ये है। अच्छा, अब क्या करोगे? प्रूफ हेडिंग लगाकर शुरू किससे करोगे? बर्नौली से करते करते यहां तक पहुंच जाओगे, कहोगे कि इट इज स्टेटमेंट ऑफ टॉर्सलीज थ्योरम। सर ये जो ऑब्जेक्ट की फॉल कर रहे हैं वो फ्लूइड से बाहर है ना? बिल्कुल, फ्लूइड से बाहर इतनी हाइट से ऑब्जेक्ट फॉल करके जो रफ्तार हासिल करता है, फ्लूइड इसी रफ्तार से निकलता है। यानी गेस करने का तरीका है, गेस करने का तरीका है कि बार बार से गिरकर जो रफ्तार हासिल करेगा, इसी रफ्तार से फ्लूइड। अच्छा सुनो, जब फ्लूइड की हाइट आधी हो तो ये वाली रफ्तार निकलने की कम होगी नहीं होगी? तो अब आपको आधी हाइट से गिराना होगा। तो आधी हाइट से गिराओगे तो वहां जाकर रफ्तार कम हासिल करेगा। आ जाओ, अब सुनो जी, किसी पाइप में पानी कितनी रफ्तार से बहता है? किसी पाइप से पानी कितनी रफ्तार से बहता है, इसको आप अभी मेजर कर सकते हो। पाइप से गुजरने वाले पानी की रफ्तार, राइट? इस डिवाइस को हम वेंचुरी मीटर कहेंगे। या इसको स्पीडोमीटर आप कह सकते हो, यानी फ्लूइड की रफ्तार मेजर करने वाला डिवाइस। लेकिन इस डिवाइस को क्या नाम दिया है? वेंचुरी मीटर या फ्लो मीटर। अब बड़ा आसान काम है, यानी ये फ्लो मीटर क्या करेगा? फ्लो मीटर क्या करेगा? फ्लूइड की रफ्तार मेजर करेगा, फ्लो मीटर। तो जरा इसको आप हेडिंग लगा दें, फ्लो मीटर या वेंचुरी भी आप कह सकते हो, मीटर।
अच्छा, अब सुने भाई कि इस तरह है, मिसाल ले लें, यहां एक पाइप है, इस पाइप में फ्लूइड, देखें प्लीज, इस पाइप में डायमीटर के हिसाब से या क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से फ्लूइड की वेलोसिटी होगी। यहां पर पाइप से फ्लूइड किस रफ्तार से चलता है, इसके लिए इसके साथ में क्या अटैच करूंगा, वेंचुरीमीटर अटैच कर लूंगा। अब जरा सुने, ये जो वेंचुरीमीटर है ये खुद भी एक पाइप है, ये देखें खुद भी एक पाइप है। इस पाइप का यहां पर डायमीटर या क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहां पर आकर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। अब फ्लूइड जिसकी रफ्तार तुम्हें मालूम करनी है ना, वो फ्लूइड यहां दाखिल होगा और उसकी रफ्तार कम नहीं होगी। क्यों? एरिया इक्वल है। लेकिन इधर जाकर इसकी रफ्तार बदल जाएगी, लिहाजा जिस रफ्तार को मैंने मेजर करना है वो को क्या कहलाएगी हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक v1, और यहां पर उसकी रफ्तार v2। जब यहां पर वेलोसिटी कम होगी तो यहां पर प्रेशर ज्यादा, और यहां पर प्रेशर कम। अब जरा सा देखें कि हाँ, अब मैंने सुने इधर, अब मैंने पाइप को तोड़ना तो नहीं है इस काम के लिए ना, इस पाइप को तोड़ना तो नहीं है, लेकिन यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है। फ्लूइड का प्रेशर खुसूसन जो साइडों पर लगता है वो प्रेशर। अब मैं यहां पर एक इस तरह का ट्यूब टाइप की पाइप है, वो ऊपर, और इधर भी ट्यूब टाइप की पाइप है। यहां पर मजे की बात यह है कि इसके ऊपर एयर का प्रेशर है नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर किसका प्रेशर है, फ्लूइड का। इधर भी इस तरह है, ऊपर से एयर का प्रेशर है, नीचे से फ्लूइड का प्रेशर है। अब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। मसलन यहां पर फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा है ना, ये प्रेशर इस फ्लूइड, अंदर मौजूद फ्लूइड को यहां तक उठाएगा। यहां पर अंदर प्रेशर ज्यादा है तो यहां से कुछ पानी को ऊपर, जबकि ऊपर से किसका प्रेशर है, एयर का प्रेशर है। बहरहाल ये इतना ऊपर तक कुछ पानी को पुश कर सका, ये भी पुश करेगा, लेकिन ये क्या इतना ऊपर पुश करेगा, नहीं करेगा ये, क्योंकि इधर प्रेशर क्या है, कम है। ये हो गया। अब मुझे बताओ, एक ने इतना ऊपर पुश नहीं किया, एक ने ज्यादा पुश किया, वजह क्या बनी है, प्रेशर वजह बना है। अच्छा, ये हाइट डिफरेंस, इसकी हाइट और इसकी हाइट में फर्क, हाइट डिफरेंस किसकी वजह से है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से है। प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, हाइट डिफरेंस भी इतना ज्यादा होगा, लिहाजा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जितना प्रेशर, अगर दोनों प्रेशर्स बराबर होते तो दोनों में ऊंचाई
बराबर होती। अब ऊंचाइयों में फर्क है, हाइट डिफरेंस है ये वाला। हाइट डिफरेंस किस डिफरेंस की वजह से है? प्रेशर डिफरेंस। जितना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा इतनी हाइट डिफरेंस ज्यादा होगी, लिहाजा आप इक्वल टू में चेंज करोगे तो रो जी एच। लिहाजा रो की वैल्यू, जी की वैल्यू और हाइट डिफरेंस की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे असल में किसका डिफरेंस मिल जाएगा? प्रेशर्स का डिफरेंस मिल जाएगा ना। जब प्रेशर का डिफरेंस मुझे मिल जाएगा तो मुझे वेलोसिटीज का डिफरेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि प्रेशर में फर्क किस फर्क की वजह से आया है? वेलोसिटी की फर्क की वजह से आया। ये काम इसमें होता है। तो अब हम किस तरह से वेंचुरी मीटर की बात कर सकते हैं? देखो, इट इज ए डिवाइस। किस तरह डिफाइन करेंगे इसको? इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड To measure. ना, इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर Its flow. the flow or speed of Flow speed. fluid के किस उसूल पे के तहत काम करता है? बर्नौली का कौन सा रिजल्ट इसमें ज़हन में रखा गया है? जब रफ्तार बदलती, जब प्रेशर बदला है तो समझो Height बदली. नहीं, Velocity. प्रेशर बदल गया है तो Velocity. समझो वेलोसिटी बदल गई है। प्रेशर बदल गया है तो वेलोसिटी की वजह से ना। अच्छा, अब हाइट में तो तब्दीली नहीं आई ना। सुने, प्रेशर का ताल्लुक वेलोसिटी से भी है, हाइट से भी है, तो हाइट तो नहीं बदल गई। अब प्रेशर बदल गया है तो किसकी वजह से बदल गया है? वेलोसिटी की वजह से बदल गया है। इट वर्क्स on principle that, क्या प्रिंसिपल है? कि स्पीड ज्यादा होती है तो प्रेशर कम होता है। ऑफ फ्लूइड वेरीज विथ, नहीं, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, प्रेशर ऑफ फ्लूइड वेरीज विथ, किसकी वजह से चेंज होता है? स्पीड की वजह से चेंज होता है। स्पेसिफिकली बात करो तो वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो ना। अच्छा, अब ये काम किस तरह करता है? वर्किंग, ये डायग्राम आप कहीं भी बना सकते हैं। Consider the figure that illustrates, किसका काम हम इसके जरिए वाज़ेह समझाना चाहते हैं? वेंचुरी मीटर या तो मीटर। Consider the figure that illustrates working of Venturi meter at 2 points. The velocities are v1 and v2। उन दोनों पॉइंट्स पर ये वेलोसिटी v1 और v2 हैं। एंड प्रेशर्स क्या हैं? प्रेशर्स p1 एंड p2।
जबकि इसको हॉरिजॉन्टली रखा जाता है। हॉरिजॉन्टली रखने की क्यों ये हम हॉरिजॉन्टली रखना चाहते हैं? क्योंकि वो बर्नौलीज थ्योरम में रो जी H1 इस तरफ, रो जी H2 इस तरफ है। इधर H1 की वैल्यू और H2 की वैल्यू बराबर हो तो दोनों में H पुट करके वो टर्म्स क्या हो जाएंगे? कैंसल। आल्सो H1 भी H और H2 भी H हॉरिजॉन्टली रखते हैं ना। दी बर्नौलीज इक्वेशन क्या है भाई? बर्नौलीज इक्वेशन P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर बिकम्स, इसके लिए क्या बनेगी कि P1 प्लस रो जी H 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। रो जी H काटे, राइट। अच्छा, अब आपके पास एक काम ये रह गया कि 1/2 रो V1 स्क्वायर इधर रखें, इसको इधर शिफ्ट करें 1/2 रो V2 स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट किया इसके साथ, तो उस तरफ क्या है? P2 है, ये P1। अब आप एक काम कर लो कि 1/2 और रो कॉमन है नहीं है? 1/2 रो कॉमन है तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर रह गया नहीं रह गया? जी। अब मुझे बताओ कि V1 स्क्वायर ये अलग वैल्यू, ये अलग वैल्यू, एक जैसी नहीं है। क्या V1 कॉमन है दोनों में? नहीं है। जबरदस्ती कॉमन किस तरह से निकाला जाएगा ना, वो यहां कर लेता हूं। हाँ, कॉमन जबरदस्ती निकाल देते हैं, कॉमन नहीं है। V1 स्क्वायर को कॉमन निकाला तो पहले इधर V1 स्क्वायर था ना, वहां क्या आया? V1, लेकिन इधर V2 स्क्वायर ऑलरेडी था, उसके नीचे V1 स्क्वायर चला जाएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। V1 स्क्वायर को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करो, V1 स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करो, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर बचेगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसको दोबारा आप उस तरफ क्या है? उस तरफ क्या है? P2 माइनस P1। अच्छा, मुझे ये बताओ, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है ना। अब एक चीज सुनो, एक चीज सुने कि बताओ A2 V2 इज इक्वल टू A1 V1।